लाइट रिएक्शन में हमने एटीपी और NADPH2 बना लिया था। ये एटीपी और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बनता है, ये जाता है डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन होता है थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में, ठीक है, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि एटीपी और NADPH2, अगर आप यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, तो ये एक थैलेकॉइड का डायग्राम है, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर लाइट रिएक्शन, तो ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाता है और जब ये एटीपी सिंथेज के थ्रू पास होता है तो यहाँ से उस एनर्जी की वजह से एटीपी सिंथेज एटीपी बना पाता है। अब ये जो एटीपी बनता है ये स्ट्रोमा में बन रहा है। इसी तरीके से जो फोटो सिस्टम 1 है आपका, जब ये इलेक्ट्रॉन देता है NADP रिडक्टेज को, तो ये NADPH बना लेता है। तो NADPH भी कहाँ बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है। दिस इज अ थैलेकॉइड, और ये जो बाहर जो स्पेस है ना, ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या है? मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड है, जो मैट्रिक्स है, वो स्ट्रोमा है। तो लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है। यहाँ पे ये फोटो सिस्टम्स हैं, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि एटीपी और NADPH2, ये बन रहे हैं स्ट्रोमा में। अब ये दोनों जाते हैं कहाँ पे? स्ट्रोमा में हो रही है क्या? कैल्विन साइकिल, जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ये दोनों जाते हैं इस डार्क रिएक्शन में, कंट्रीब्यूट करते हैं ATP एज एन एसिमिलेटिंग पावर और NADPH2 एज ए रिड्यूसिंग पावर, और यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज का, ठीक है। दैट्स हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स। अब क्वेश्चन ये है कि कैल्विन साइकिल कैसे काम करता है, उसको देखते हैं। तो देखो, डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहता है। कैल्विन आपके पास जिसने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, कैल्विन मेलविन, उसके नाम पे कैल्विन साइकिल बोला जाता है। डार्क रिएक्शन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि डार्क रिएक्शन रात में हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो लाइट रिएक्शन इज डार्क। यहाँ पे जो वर्ड डार्क है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डार्क में हो सकता है, एब्सेंस ऑफ लाइट में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे लाइट दे भी रहे हो तो डायरेक्टली लाइट यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। इसीलिए डार्क रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन है, इससे पहले होने वाला रिएक्शन जहाँ पे एटीपी बन रहा है, वहाँ पे डायरेक्टली लाइट यूज़ हो रही है और कन्वर्ट हो रही है एटीपी में, NADPH2 में बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन डार्क रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पे नहीं डिपेंड करता जैसे लाइट रिएक्शन करता है, लेकिन डार्क रिएक्शन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो डिपेंड करता ही है लाइट रिएक्शन पे। कैसे? समझ नहीं आया? देखो, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे यानी कि एटीपी और NADPH2 पे डिपेंड करता है। जब तक ये दोनों नहीं आएंगे तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, डार्क रिएक्शन होगा ही नहीं। तो चाहे डार्क रिएक्शन आपके पास लाइट पे, सनलाइट पे डायरेक्टली ना डिपेंड करे, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इन प्रोडक्ट्स पे, और ये तो लाइट के बगैर बन नहीं सकते। आप समझ आया कि डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि ये एब्सेंस ऑफ लाइट में हो सकता है, क्योंकि इसको तो ATP NADPH2 चाहिए, और ये तो एब्सेंस ऑफ लाइट में बनेंगे नहीं। तो चाहे ये खुद एब्सेंस ऑफ लाइट में हो भी सकता है, लेकिन आपको ATP तो चाहिए ना, और ये तो लाइट की प्रेजेंस में ही बनेंगे। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो ये लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इस साइकिल में बनने वाला सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इस वजह से अभी हम देखेंगे कौन सा। इस साइकिल का, इसको एक साइकिल आप क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये एक साइक्लिक फॉर्म में काम करता है। साइक्लिक मैनर में एक चीज़ हो रही है। साइक्लिक मैनर का मतलब क्या है कि एक मतलब कंटिन्यूसली वही सेम स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब इस साइकिल में आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम, एक एंजाइम जिसका नाम रिबिस्को है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है इस काम को करने के लिए। रिबिस्को आपके पास ऐसा एंजाइम है जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है और उसे फिक्स करता है। इस एंजाइम के बगैर आप ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपके पास सबसे अबंडेंट प्रोटीन बायोस्फीयर में कौन सा है? वो रिबिस्को है। अब रिबिस्को एक एंजाइम है, प्रोटीन कैसे हुआ? देखो, सारे एंजाइम्स आपके पास, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स बने हुए किससे होते हैं? प्रोटीन से। सो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि रिबिस्को जो है वो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर में, ठीक है। क्या एनिमल्स में अबंडेंट प्रोटीन भी रिबिस्को है? तो कैसे? क्योंकि डार्क रिएक्शन तो प्लांट्स में हो रहा है, एनिमल्स में तो नहीं हो रहा। तो एनिमल में कौन सा अबंडेंट प्रोटीन होता है? तो वो कोलेजन होता है, ठीक है। चलो, ये तो बातें सारी हमें समझ आ गई।
उसके बाद अभी हम देखते हैं कि डार्क रिएक्शन काम कैसे करता है। अब होता क्या है, कुछ बुक्स इस साइकिल को ये साइकिल जो है इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाती हैं, कुछ बुक्स इस साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड को एट ए टाइम ऐड करवाती हैं और इस साइकिल को 6 बार चलाने से आपके पास ग्लूकोज बनता है। अब 6 बार कैसे चलाएंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, क्या बातें हैं ये, मतलब डजंट मेक सेंस। अभी सब सेंस करेगा, एक सेकेंड। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ये कार्बन आता कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। सो डेफिनेटली अगर मैं एक साइकिल में, ये एक साइकिल है यानी कि एक बार साइकिल चलेगा, एक बार ये चक्कर चलेगा, एक साइकिल में अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड डालूं तो मुझे कितने कार्बन चाहिए, 6। सो इट मीन्स कि साइकिल 6 बार चलेगी अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड डाल रही हूँ। अगर मैं एक साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड डाल दूँ, कुछ बुक्स 3 कार्बन डाइऑक्साइड से आपको साइकिल समझा रही होती हैं, तो अगर मैं एक साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड डालूँ तो मुझे ये साइकिल कितनी बार चलानी होगी, 6 कार्बन हमें चाहिए। अगर मैं एक साइकिल में 3 कार्बन डालूँ तो ये साइकिल में 2 बार चलाऊंगी तो मुझे 6 कार्बन मिल जाएंगे। ऐसा ही है ना, एक साइकिल से जब मुझे 3 कार्बन मिल रहे हैं तो 2 साइकिल से मुझे 6 मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अगर मैं एक साइकिल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड डाल दूँ तो मुझे एक बार ही साइकिल चलानी होगी। तो मैं आपको जो ये साइकिल समझा रही हूँ, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड एट अ टाइम इन अ साइकिल समझा रही हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया है रेफरेंस पियर्सन की बुक से। अब वहाँ पे भी इन्होंने 3 कार्बन डाइऑक्साइड एज एन इनपुट यूज़ किया है। इसको समझना भी बहुत आसान है। चलो अब देखते हैं। इसीलिए समझ आ गया कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिखा है। अगर आपकी बुक में एक कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस भी बोर्ड से आपने ग्रेजुएट किया है हाई स्कूल लेवल पे, वहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड से समझाया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, बात एक ही है। यहाँ पे अगर मैं एक एक चीज़ लिख रही हूँ तो आप उसी चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। ठीक है, बात वही हो रही है। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी ये आपके पास है केल्विन साइकिल। ठीक है, डार्क रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास जहाँ से ये साइकिल स्टार्ट हो रही है वो कंपाउंड का नाम है RUBP। ठीक है, RUBP आपके पास एक 5 कार्बन शुगर है जिसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन वाली शुगर है, यानी कि इसमें 5 कार्बन ज़्यादा है। और इसमें अगर आप यहाँ पे जूम करके देखें तो ये फॉस्फेट होता है इसके पहले और तीसरे कार्बन पे। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। तो पहले कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट है, इसीलिए बाइफॉस राइबोलोज बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट का मतलब 2 फॉस्फेट हैं फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे। ठीक है, RUBP समझ आ गया। RUBP एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि वही कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को समझ लो कैच करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि मैं एक साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड डाल रही हूँ इसलिए यहाँ पे RUBP भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो एक RUBP एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हो गई। तो अब होता क्या है, RUBP आपके पास जो एक का 5 कार्बन वाली शुगर है, रिबिस्को वो एंजाइम है जो RUBP की कार्बोक्सिलेशन करवाता है। तो रिबिस्को एंजाइम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करवाएगा RUBP के साथ। ठीक है, अभी हमने देखा रिबिस्को क्या है, सबसे अबंडेंट आपके पास प्रोटीन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है बायोस्फीयर में क्योंकि डेफिनेटली ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन ग्लूकोज नहीं बन सकता, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब RUBP के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो एक RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा एक, तो यहाँ पे ये एक कार्बन अटैच हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, अब 6 कार्बन हो गए। तो ये आपके पास बन गया कुछ इस तरीके से, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन है। अब ये 6 कार्बन के मेरे पास 3 कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे पास 6 कंपाउंड्स बन गए, 6 कार्बन के। ठीक है, अब लेकिन ये जब ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये कंपाउंड इमीडिएटली टूट जाता है बीच में से और ये 3 कार्बन के 6 कंपाउंड्स बना लेता है। इसीलिए इसका ऐसा कोई नाम आपको याद करना नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, थोड़ी देर के लिए बना और फिर
ये और स्टेबल होने की कोशिश करता है, इस वजह से ये टूट जाता है बीच से और यहाँ पे 3 कार्बन के 6 कंपाउंड्स बन गए। 6 कैसे? 1 2 3 6 कार्बन, 6 कंपाउंड्स बन गए 3 कार्बन के, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट अटैच थे टर्मिनल कार्बन पे वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो ये 3 कार्बन के 6 कंपाउंड्स हैं और जो फॉस्फेट है वो अटैच्ड है 3rd कार्बन से। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बना है ये कहलाता है 3 फॉस्फेट, यानी कि तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच्ड है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर इसको बोलेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसीलिए कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला आपके पास जो कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड इस साइकिल में बनता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फिर ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे हमने बना लिया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है जिसके सिर्फ तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, हमने कहा अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम फॉस्फेट अटैच कर देंगे 1st कार्बन पे। तो हमें टोटल कितने यहाँ पे फॉस्फेट चाहिए, आप काउंट करो, 6 फॉस्फेट हमें चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉस्फेट कहाँ से लाते हो? ATP से लाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपने 6 ATP का यहाँ पे यूज़ करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ADP में। यहाँ से आप फॉस्फेट अटैच कर दोगे यहाँ पे और ये बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब नजर आ रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की वही सेम चीज़ अब यहाँ पे आप करोगे। पहला स्टेप हमारे था कार्बन फिक्सेशन, उसके बाद आपके पास बन गया यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट। इसकी आप करोगे रिडक्शन, जब इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड बन रहा है वो कौन सा एल्डिहाइड है? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी कि 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड। अब अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा भी अगर आपको याद हो तो ग्लिसरल्डिहाइड आपके पास 3 कार्बन वाली शुगर होती है, ये कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है, ठीक है। तब हो क्या रहा है यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन होती है, इस स्टेप को आप रिडक्शन कहते हो और यहाँ पे बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। नाउ वी नो दैट रिडक्शन के लिए आप एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करोगे, यानी कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहे हो तो वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे आप यूज़ करोगे 6 NADPH का, ठीक है। ये ATP कहाँ से आया? लाइट रिएक्शन से आया। ये NADPH2 कहाँ से आया? ये लाइट रिएक्शन से आया। तो पता लगा किस तरीके से लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स डार्क रिएक्शन में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ATP ने क्या किया? फॉस्फोराइलेशन की। तो यहाँ पे ATP ने क्या किया? अपना फॉस्फेट दिया 3 फॉस्फोग्लिसरेट को और ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया और यहाँ पे ये NADH जो है यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसको रिड्यूस कर रहा है और ये बन गया यहाँ पे, अब एसिड है ना ग्लिसरिक एसिड, तो जब ये रिड्यूस होगा तो बन जाएगा एल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। होता क्या है अब यहाँ पे डायरेक्टली कैल्विन साइकिल में शुगर ग्लूकोज नहीं बनती, यहाँ पे आप क्या करते हो, ये एक जो शुगर का मॉलिक्यूल है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी तो आपके पास शुगर है, 3 कार्बन वाली शुगर है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल 3 कार्बन की शुगर में एक कैल्विन साइकिल से ले रही हूँ, इसको मैं बाहर निकाल दूंगी यहाँ से, ये मेरा आउटपुट है जो कि आगे जाके क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा। ये मेरा क्या है? ये मेरा आउटपुट है जो कि आगे जाके ग्लूकोज बनाएगा। अब हम यहाँ सीखेंगे कि इस साइकिल से आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे डार्क रिएक्शन से। पहले आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है, इनपुट्स क्या थे और आउटपुट क्या है, यानी कि आपने क्या चीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट की, कितने ATP, कितने NADPH और कितने कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको आउटपुट क्या मिला। अगर आप देखें तो आउटपुट तो हमें ग्लूकोज मिल रहा है कैल्विन साइकिल से। ऐसी आप 2 साइकिल्स चलाएंगे तब आप जाके आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक साइकिल में आप यूज़ कर रहे हो 3 कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ATP कितना यूज़ हो रहा है? 6 ATP प्लस 3 ATP, यानी कि 9 ATP आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाफ ग्लूकोज या फिर आप कह सकते हो 3 कार्बन शुगर। ये बात समझ आई कि अगर मैं कहूँ एक ग्लूकोज के लिए आप कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हो, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल के लिए, जिससे आपको 3 कार्बन शुगर मिल रही है, यानी कि हाफ ग्लूकोज मिल रहा है। तो कितनी बार साइकिल चलेगी? 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आप 2 टाइम्स करोगे तब जाके वो आपके पास ग्लूकोज बनाने के लिए इनपुट्स इक्वल होंगे, ठीक है।
तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट होगा एक साइकिल के लिए, जिसे आप हाफ ग्लूकोज बोल सकते हो। और 6 + 3 कितने हो गए, 9 ATP आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 6 NADPH आर बीइंग यूज्ड। ये आपके पास वो चीज़ें जो आपने इन्वेस्ट की, जो इनपुट था। अभी ये सब चीज़ें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास एक ग्लूकोज का इनपुट्स आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक साइकिल जिससे आप ट्रायोस निकाल रहे हो, उसमें आपने ATP कितने यूज़ किए, 9, कार्बन डाइऑक्साइड 3 और NADPH 3। अगर मैं आपसे पूछूं 2 साइकिल जिससे आप 2 साइकिल से ग्लूकोज बनेगा, सो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ग्लूकोज बनाने के लिए आपने कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किए, तो कितने, 3 × 2 is 6। ATP कितने यूज़ किए आपने, 9 × 2 is 18। और NADPH कितने हो जाएंगे, 12 NADPH। तो ये एक ग्लूकोज का है, ये हाफ ग्लूकोज या फिर ट्रायोस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास जो स्क्वायर है, जो बॉक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास मेजॉरिटी ऑफ MCQ स्टार रिएक्शन से यहीं से निकलेगा। ठीक है, अभी ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। 3 आपके पास इनपुट थे, कार्बन डाइऑक्साइड 3 डाले आपने एक साइकिल में, लिबुस्को की प्रेजेंस में RUBP के साथ इनके साथ अटैच हुए और आपके पास बना 3 फॉस्फो। यहाँ पे इंटरमीडिएट बना जो कि शॉर्ट लिव था, वो टूट गया किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने वहाँ पे 3 बनाए थे, यहाँ पे भी 3 है। ये जो अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि 3 इंटरमीडिएट बने। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये आपके पास कितने, 6 बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद ये 6 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे 6 ATP यूज़ होंगे, और ये यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक फॉस्फेट हमने और अटैच कर दिया हर एक के साथ, तो ये बन गया 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। देन आप इसकी रिडक्शन करोगे 6 NADPH यूज़ करके, फेज 2 रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स बन गए किसके, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के, यानी कि G3P बन गया यहाँ पे। उसके बाद एक प्रोडक्ट आप यहाँ से निकाल लोगे ट्रायोस का, यही शुगर एक आप यहाँ से ले लोगे। तो पहले 6 थी, एक आपने निकाल ली, तो 5 बच गई। ठीक है, अब फेज 3 क्या है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। कौन था, RUBP था, जाहिर है। 3 ATP आपने यूज़ किए और ये यहाँ पे रीजनरेशन हो गई किसकी, दोबारा से 6 RUBP के मॉलिक्यूल्स बन गए। दैट्स हाउ केल्विन साइकिल वर्क्स। ठीक है, उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि आपके पास जो रिबिस्को है, इस एंजाइम के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से स्टोमेटा बंद हो जाए, यानी कि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो गई, ऑक्सीजन बढ़ गया। इस केस में रिबिस्को गलती से ऑक्सीजन के साथ जाके भी बाइंड हो सकता है, क्योंकि इसके पास जो बाइंडिंग साइट है इस एंजाइम की, वो स्पेसिफिक नहीं है। वो ऑक्सीजनेशन भी कर सकती है, वो कार्बोक्सिलेशन भी कर सकती है। अगर कार्बोक्सिलेशन होगी तभी ग्लूकोज बनेगा, अगर ऑक्सीजनेशन हो गई गलती से तो ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जिसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन कैन आल्सो बाइंड एंड एंटर C3 साइकिल एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP इज वेस्टफुल। उससे फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है जहाँ पे कोई ग्लूकोज नहीं बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ हो रहा है और ATP भी यूज़ हो रहा है, बट कोई ग्लूकोज नहीं बनता। सो अगर RUBP की कार्बोक्सिलेशन होगी तो आपके पास शुगर बनेगा। ट्रायोस निकालते हो आप एक साइकिल से G3P, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अगर तो RUBP की ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पे ये फोटोफॉस्फोरिलेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रोसेस में 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट। ये 3 ऑर्गेनल्स फोटोफॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, मैं इतनी देर से शायद फोटोफॉस्फोरिलेशन बोल रही हूँ शायद, जो कि एक बहुत ही रॉन्ग वर्ड है, इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड, आई एम सो सॉरी, आई मेंट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो फॉस्फोरिलेशन तो लाइट रिएक्शन को कहते हैं भाई, ये फोटो रेस्पिरेशन है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। यहाँ पे कोई शुगर नहीं बनती। ठीक है, जैसे अगर आप आगे सेल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे पेरोक्सिसोम है, उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये एक स्टेप है जो मैंने आपको फोटो रेस्पिरेशन से बताया है। तो हर एक ऑर्गेनल में एक चीज़ हो रही होती है।
ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है रिबिस्को का, जैसे अभी हमने देखा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, यानी कि वो इनहिबिटर्स जो एक्टिव साइट के लिए लड़ें एक दूसरे से, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों एक्टिव साइट पे जाना चाह रहे हैं रिबिस्को की, इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। लेकिन अच्छा, अभी हमने देखा कि एक साइकिल में, अभी जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे थे हम, तो एक साइकिल में आप इनपुट क्या कर रहे थे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड का। इन रियल लाइफ क्या होता है, प्रैक्टिकली एक कार्बन डाइऑक्साइड ही एंटर करता है C3 साइकिल को एट अ टाइम, यानी कि एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि केल्विन साइकिल के लिए क्या बात लिखी हुई है। सबसे पहला स्टेप आपके पास कार्बन फिक्सेशन कहलाता है। तो Calvin cycle incorporates each carbon dioxide molecule one at a time by attaching it to a 5-carbon sugar named ribulose bisphosphate, जिसे आप RUBP कहते हो। यानी कि इन रियल लाइफ प्रैक्टिकली क्या होता है, आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अटैच होता है एट अ टाइम एक 5 कार्बन वाली शुगर RUBP के साथ। The enzyme that catalyzes this first step is RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, जिसको रिबिस्को कहते हैं हम। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये C और O है, ये कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस के लिए है। ये दुनिया में बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो ये सबसे अबंडेंट प्रोटीन है क्लोरोप्लास्ट पे, और सबसे अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ पे भी। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज अ 6 कार्बन इंटरमीडिएट। जैसे कि हमने देखा RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुआ तो बनेगा क्या, 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट। दैट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, इसीलिए वो एनर्जेटिकली बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो वो टूट जाता है बीच में से और बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये बेसिकली एक कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से इन्होंने बताया हुआ है कि 2 मॉलिक्यूल्स बने, जबकि हमने देखा था यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स बने थे, क्योंकि हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड एज एन इनपुट यूज़ किया था। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, जस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड। आपको याद क्या रखना है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो याद आपने ये रखना है कि एक ग्लूकोज के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। उसके बाद सेकेंड फेज है आप रिडक्शन, जिसमें क्या होता है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिसीव्स एन एडिशनल फॉस्फेट फ्रॉम ATP, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट में। उसके बाद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, NADPH से आ रहे हैं, जो कि रिड्यूस कर रहा है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट को, और यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को भी लूज़ कर देता है NADPH, और ये NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये NADP प्लस जो है स्ट्रोमा में पड़ा हुआ दोबारा से लाइट रिएक्शन में जाता है, रिड्यूस होता है, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। Specifically, the electrons from NADPH reduce a carboxyl group on 1,3-bisphosphoglycerate, और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, which stores more potential energy. अब G3P 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एक शुगर है, एक 3 कार्बन वाली शुगर, formed in glycolysis by splitting of glucose. ये वही शुगर है जो ग्लाइकोलिसिस में, जो आप माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी फॉर्म होती है। ओके अगर आप यहाँ पे ये वाली फिगर से रेफर कर रहे हैं, ये अगर आप इस फिगर में देखें तो that for every 3 molecules of carbon dioxide that enter the cycle, there are 6 molecules of G3P. Exactly. But only 1 molecule of this 3 carbon sugar can be counted as a net gain of carbohydrate because the rest are required to complete the cycle. सेम ही बात है जो अभी मैंने आपको एक बताई थी। दोबारा से सुनो, क्या हो रहा है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड आप एंटर करवा रहे हैं केल्विन साइकिल में, कार्बन डाइऑक्साइड 3 एंटर हो रही है, आपके पास 6 मॉलिक्यूल बन रहा है G3P के, और यहाँ से आप एक मॉलिक्यूल ही एज अ प्रोडक्ट लेते हो, एज एन आउटपुट लेते हो, बाकी के 5 जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं RUBP को रीजनरेट करने के लिए। ठीक है, The cycle began with a 15 carbons worth of carbon dioxide in the form of 3 molecules of the 5 carbon sugar RUBP. तो ये 15 कार्बन वगैरह वगैरह क्या लिखा हुआ है, तो बेसिकली 5 कार्बन वाले आप RUBP का यूज़ कर रहे हो 3 मॉलिक्यूल का, क्योंकि आपने 3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाना है, टोटल 15 कार्बन हो गए टोटल। Now there are 18 carbons worth of carbohydrate in the form of 6 molecules of G3P. उसके बाद आपके पास 6 मॉलिक्यूल बनते हैं G3P के, जिसमें टोटल 18 कार्बन हैं। So 1 molecule exits the cycle to be used by the plant cell, और बाकी के 5 जो है वो रिसाइकल हो जाते हैं
RUBP को रीजनरेट करने के लिए। RUBP के 3 मॉलिक्यूल्स हमने यूज़ किए थे, दोबारा से 3 मॉलिक्यूल्स रीजनरेट करोगे आप। तो ये वही है, आगे आपके पास लास्ट स्टेप यही होता है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन RUBP, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्टर जिसको कहा जाता है। So in a complex series of reactions, the carbon skeletons of 5 carbon of G3P are rearranged। जो ये G3P के 5 मॉलिक्यूल्स थे, एक तो आपने निकाल लिया एज एन आउटपुट, जो 5 पीछे बचे वो रीजनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। किसको? RUBP को रीजनरेट करने के लिए। इसके 3 मॉलिक्यूल्स आप बनाते हो दोबारा से। अब इस चीज़ को करने के लिए आप दोबारा से स्पेंड करते हो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है, और इस तरीके से द RUBP इज नाउ प्रिपेयर टू रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एंड द साइकिल कंटिन्यूस। फॉर द नेट सिंथेसिस ऑफ 1 G3P molecules, the Calvin cycle consumes a total of 9 molecules of ATP. Question 1, 6 molecules of NADPH. Question 2, और कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होते हैं? 3 कार्बन डाइऑक्साइड 4 G3P के एक मॉलिक्यूल के लिए। हमें तो ग्लूकोज में अगर वो सवाल कर रहा है तो यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P हो जाएंगे, 3 कार्बन 3 कार्बन 6 कार्बन ग्लूकोज के। भाई देखो दोबारा से सुनो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P का मतलब क्या है? ये 3 कार्बन वाली शुगर है, 1 2 3 कार्बन वाली शुगर। अगर मैं 2 मॉलिक्यूल लूँगी G3P के, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो 6 कार्बन की ग्लूकोज बन जाएगी, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना 3 ATP 6 NADPH, ये हाफ ग्लूकोज के लिए यानी कि G3P के लिए लिखा हुआ है। सवाल में आपको इतना अच्छा नहीं है कि वो G3P का पूछे, आप भले आप G3P के हवाले से सीखो, लेकिन वो ग्लूकोज के रेफरेंस से पूछेगा कि भाई एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपने कितना ATP यूज़ किया। सो आप 9 नहीं मार्क करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा वो। तो आप यहाँ पे 9 इंटू 2 करोगे, 18 ATP आप ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। The light reactions regenerate the ATP and NADPH, जो ये यहाँ पे यूज़ होंगे वो दोबारा से लाइट रिएक्शन में जाएंगे, रीजनरेट होंगे। The G3P spun off from the Calvin cycle becomes the starting material for metabolic pathways that synthesize other organic compounds। जैसे अब ये जो G3P आपने निकाला है एक साइकिल से, ये आगे क्या करता है? ग्लूकोज ही बनाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P से, ठीक है, एंड अदर कार्बोहाइड्रेट। और भी आप फिर क्या करते हो, इस 2 ग्लूकोज को पकड़ोगे और आप बना लोगे यहाँ से सुक्रोज, और सुक्रोज ही वो शुगर है जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट आप आसानी से एक कार्बन शुगर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ जोड़ के का ब्रेक डाउन करके, ऐसा करके, ठीक है। Neither the light reactions nor the Calvin cycle alone can make sugar from carbon dioxide। दोनों ही reactions interdependent है। अगर light reaction नहीं तो dark reaction नहीं, यानी कि ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो photosynthesis is an emergent property of an intact chloroplast which integrates the 2 stages of photosynthesis। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे ये दोनों स्टेजेस हो रही हैं फोटोसिंथेसिस की, और ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि पार्ट 1 ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। उसके बाद आपके पास है रेस्पिरेशन, यानी कि जहाँ पे आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन, पहले हम एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे।